ये तो मैं मान सकता हूं कि कोई भी मंत्री अपने अपने पद से इस्तीफा नहीं देता जब तक कि उसको प्रधानमंत्री नहीं कहते या पार्टी की तरफ से उसको आदेश नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर वो इस्तीफा देंगे तो उनका राजनीतिक करियर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, उसके बाद से फिर उनके लिए रास्ते बंद हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात वो तो इस्तीफा नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उस वक्त कई लोगों के इस्तीफे हुए, लेकिन सबको इस्तीफा देने के लिए मजबूर करना पड़ा। या तो अदालत के फैसले के बाद हुआ या फिर प्रधानमंत्री ने या सोनिया गांधी ने उनको इस्तीफे देने के लिए मजबूर किया। आज की तारीख में इतनी गंभीर आरोप लगने के बाद आखिर क्यों वो कैबिनेट में बने हुए हैं और प्रधानमंत्री क्यों उनका इस्तीफा नहीं ले रहे? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि पूरी तरह से पॉलिटिकल है और इस तरह के प्रयोग राजनीति में समय समय पर होते रहे। अगर हम लोग पुरानी घटनाओं पर नजर डालें तो यही बीजेपी है जिसकी चर्चा के भी संदीप जी भी कर रहे थे समय समय पर होते रहे कि अगर जब बीपी यादव को पार्टी में शामिल कराया गया और बाद में उनके बारे में कुछ तथ्य सामने आए तो तुरंत उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई और वो फैसला बदला गया और उसमें करेक्शन हुआ और डीपी यादव ने बीजेपी छोड़ दी। इसी तरह से बाबू सिंह कुशवाहा के मामले में भी बीजेपी के राज्य मुख्यालय में कुशवाहा को शामिल कराया गया था और ज्यों ही मीडिया में एक खबर आई कि बाबू सिंह कुशवाहा आरोपी हैं मल्टी करोड़ स्कैम के, तो तुरंत उनसे पल्ला झाड़ लिया गया और उस समय के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वे और जो तमाम केंद्रीय नेतृत्व तो सबने अपने को अलग कर लिया और बाद में बाबू सिंह कुशवाहा को पार्टी से अलग कर दिया गया। तो इस तरह के उदाहरण कई दलों में देखने को मिलते हैं उत्तर प्रदेश में। पिछले चुनाव में आपने भी देखा होगा कि जब अखिलेश यादव ने कमान संभाली थी और उस समय आपराधिक छवि के कुछ लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे थे और उनके चाचा शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव जो उनको शामिल कराना चाह रहे थे, तो अखिलेश यादव ने विरोध कर दिया था जिसकी वजह से उनकी ज्वाइनिंग रोक दी गई थी। लेकिन इस बार चूंकि हर तरह का नया प्रयोग देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, बीजेपी की तरफ से भी और गैर बीजेपी दलों की तरफ से भी। हम यहाँ बीजेपी की चर्चा करना चाहेंगे विस्तार में और अश्वनी जी को अच्छी तरह याद भी होगा कि अभी प्रधानमंत्री जी ने लखनऊ में डीजीपी कॉन्फ्रेंस की थी और पूरे देश के पुलिस महानिदेशक वहां जुटे थे। उन उस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय गृह मंत्री भी थे और बाकी राज्य मंत्री लोग भी उसमें मौजूद थे। एक ग्रुप फोटोग्राफ जारी किया गया पीएमओ की तरफ से और गृह मंत्रालय की तरफ से। उस ग्रुप फोटोग्राफ में प्रधानमंत्री के साथ अमित शाह जी और बाकी गृह राज्य मंत्री तो थे, लेकिन अजय मिश्रा नहीं थे। तो इससे बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री जी को भी इस बात का अंदाज उसी समय था कि अजय मिश्रा के साथ किसी भी तरह का मंच शेयर करना या साझा करना या उनके साथ ग्रुप फोटोग्राफी कराना आगे चल के उनकी जो छवि है उस पर बट्टा लग सकता है, दाग लग सकता है, इसलिए उन्होंने शायद दूरी बनाने की कोशिश की। लेकिन अब दूसरी स्थिति क्या है? हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक तरफ ओबीसी का कार्ड खेलना चाहती है, दूसरी तरफ कल्चरल नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं और अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो लोकार्पण हुआ है उसके जरिए बीजेपी की कोशिश है कि एक बार फिर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को और आक्रामक बनाया जाए। इसीलिए अब देश भर के बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का वहां सम्मेलन किया गया और उनको अयोध्या भी भेजा गया। तो बीजेपी इन चुनाव में जो आने वाला विधानसभा का चुनाव है एक साथ कई ट्रम्प कार्ड खेलने की कोशिश में है और यह कहीं ना कहीं बीजेपी का डेस्परेशन, बीजेपी के अंदर जो एक पैनिक नी जर्क रिएक्शन है उसको इंडिकेट करता है। शायद बीजेपी को पूरा भरोसा नहीं है कि अगर वे पूरी तरह से उग्र हिंदू राष्ट्रवाद की तरफ बात करेंगे या कल्चरल नेशनलिज्म की बात करेंगे तो उनकी सत्ता में जी? वापसी हो जाएगी। तो इसलिए वो कभी केशव मौर्य को आगे करते हैं, कभी दूसरे ओबीसी नेताओं को आगे करते हैं, फिर उनको लगता है कि नहीं इससे ज्यादा सेलेबल तो योगी आदित्यनाथ का चेहरा हो सकता है, हिंदुत्व का एजेंडा हो सकता है, तो फिर योगी जी को आगे लाया जाता है। दूसरा, जहां तक एसआईटी का सवाल है, मैं थोड़ा ज्यादा वक्त ले रहा हूं आप सबसे, माफी चाहता प्लीज हूं, प्लीज प्लीज। लेकिन मुझे लगता है कि रेलिवेंट बात है। मेरा ये आकलन है और शायद शाही जी भी इससे सहमत होंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर भी काफी कॉन्ट्राडिक्शंस है और लीडरशिप के अंदर भी कॉन्ट्राडिक्शंस है और संगठन के अंदर भी कॉन्ट्राडिक्शंस है।
अजय मिश्रा टेनी के बारे में पहले दिन से अगर आप देखेंगे तो केंद्र सरकार का रुख, केंद्रीय नेतृत्व का रुख कहीं न कहीं अजय मिश्रा के पक्ष में जाता दिखाई देता रहा है घटना के दिन से ही। और दूसरी तरफ अगर राज्य प्रशासन की तरफ आप देखेंगे तो जितना जल्दी आनन फानन में एफआईआर कराया गया, और एसआईटी की रिपोर्ट तो अब आई है जिसका जिक्र गुरदीप सप्पल भी कर रहे थे और अश्वनी जी भी उस बात को मान रहे हैं कि एफआईआर में पहले ही दिन बिना किसी तफ्तीश और जांच पड़ताल के उनका नाम डाल दिया गया, अजय मिश्रा का। तो ये राज्य की पुलिस ने किया, वहां के जिले की पुलिस ने किया। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो योगी जी का प्रशासन है उसके कामकाज में और केंद्रीय जो प्रशासन है उसके कामकाज में भी कंट्राडिक्शन है। और जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हम कहें कि दबाव बना और सुप्रीम कोर्ट ने लगातार जब मॉनिटरिंग शुरू की और राज्य एजेंसियों को और केंद्र सरकार को जब ग्रिल करना शुरू किया, तो राज्य प्रशासन को मौका मिल गया अजय मिश्रा के खिलाफ और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ और सख्त कार्रवाई करने का। तो ये जो एसआईटी है ये कोई अलग से तो बनी नहीं है, उत्तर प्रदेश पुलिस के ही अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं। वही अधिकारी कर्मचारी हैं जब अजय मिश्रा ने, आपको याद होगा, खीरी कांड के पहले एक मीटिंग की थी और उसमें धमकी दिया था कि हम मंत्री और एमपी बन के अलावा भी बहुत कुछ रहे हैं। तो तब तो वही खीरी की पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वो भी लीगली देखा जाए तो एक गैर कानूनी काम था, धमकी देना, इंटीमिडेट करना किसी को। और जब घटना हुई तो तुरंत एफआईआर हो गया। तो ये कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल कंपल्सन है बीजेपी के नेतृत्व का, वह निर्णय लेने में उसको उसके सामने दिक्कतें आ रही हैं कि अब वो आकलन कर रहे हैं कि अगर अजय मिश्रा को हटाया जाता है तो उसका पॉलिटिकल नुकसान कितना होगा, और नहीं हटाया जाता है तो उसका पॉलिटिकल फायदा कितना होगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।